फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। बहुत दिनों के बाद एक ऐसा टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है जो ना सिर्फ आखिरी दिन तक पहुंचा है बल्कि आखिरी दिन बेहद रोमांचक मोड़ पर है। ऐसा लग जरूर रहा है कि 350 रन जो इंग्लैंड को चाहिए लीड्स टेस्ट मैच में जीत के लिए आखिरी दिन, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन भूलिएगा मत, इंग्लैंड की टीम जिस तरह का क्रिकेट पिछले कुछ समय से खेल रही है, अगर पहले विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी मिल जाती है, हो जाती है, तो फिर दिक्कतें आएंगी भारतीय टीम को भी। किस तरह से रहा है ये मैच, क्या कुछ आगे हो सकता है, क्यों टीम इंडिया को अब भी सावधान रहना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस शो पे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस अपडेट के साथ कि आज लीड्स टेस्ट मैच का आखिरी दिन है, 5वां दिन है आज, और आज जो है वो भारतीय टीम मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर अभी जो है वो है 21 रन बिना किसी नुकसान के। इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रन का लक्ष्य भारतीय टीम ने दिया था। इंग्लिश टीम को आखिरी दिन यानी मैच के 5वें दिन, आज के दिन 350 रन चाहिए इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। अब जरा इस पूरी स्थिति का अगर आकलन किया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि मैच के आखिरी दिन दुनिया की किसी भी टीम को, इंग्लैंड छोड़ दीजिए, दुनिया की किसी भी टीम को अगर 350 रन चेस करने हैं जीत के लिए, तो क्या मुश्किल है? आपका जवाब यही होगा कि हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन होता यह है इस तरह के मैचेस में कि अगर पहले विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी देखने को मिल जाए या पहले टॉप 3-4 बल्लेबाज कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर दें, तो फिर टीमें जो हैं वो कोशिश करती हैं। और बड़ी बात यह है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल जो शुरू हुआ है इस सीरीज से, इस मैच से, इन दोनों ही टीमों के लिए, उसमें दोनों ही टीमें जीत के लिए जाएंगी। वो समय, वो मानसिकता, वो अप्रोच अब किसी भी टीम का नहीं है, ना भारत का ना इंग्लैंड का, कि हमें इस मैच को ड्रॉ कराना है। ना तो भारतीय टीम ड्रॉ के लिए जाएगी और ना ही इंग्लैंड की टीम ड्रॉ के लिए जाएगी। दोनों ही टीमें कोशिश यही करेंगी कि इस मैच को जीता जाए और अपने जो अंक हैं इस मैच से, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स जो है वो पूरे के पूरे अर्जित किए जाएं। इसीलिए दिलचस्प होने वाला ये मुकाबला, क्योंकि आप जानते हैं हम लगातार एक ब्रांड यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, बेसबॉल। ये बेसबॉल ब्रांड की जो क्रिकेट पिछले कुछ समय से इंग्लिश टीम ने खेली है, उसके बाद भारतीय गेंदबाजों के लिए भी चुनौती रहेगी। अभी आगे बात करेंगे, बताएंगे आपको कि क्यों आखिर भारतीय टीम को सतर्क रहना चाहिए और भारतीय टीम को क्या क्या करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि चौथे दिन का खेल जब खत्म हुआ, तब इंग्लैंड की टीम ने किस तरह से अपना परफॉर्म किया। चौथे दिन का जब खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड ने 6 ओवर बल्लेबाजी की। भारतीय टीम का प्रयास यही था कि कुछ आखिरी ओवर्स उनको खेलने को मिले, और वो मिल भी गए, क्योंकि भारतीय टीम का जो लोअर ऑर्डर था वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया बल्ले से। यहां पर ये बताना बहुत जरूरी है, उस पर भी आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाज जो हैं इंग्लैंड के, वो सुरक्षित पवेलियन लौटे। जैक क्रॉली 25 गेंद पर 12 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। बेन डकेट 11 गेंद पे 9 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। और पिछली पारी में इन दोनों ही बल्लेबाजों को जिस खिलाड़ी ने आउट किया था, जिस गेंदबाज ने आउट किया था, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। और अगर इस वक्त कोई आपसे पूछे कि भारतीय टीम की जीत का फॉर्मूला क्या है, जो आज हमारी वॉल पर भी लिखा हुआ है, वीडियो वॉल पर, कि भारतीय टीम की जीत का फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला यही है कि जसप्रीत बुमराह अपना जो आज का स्पेल लेकर आते हैं वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। ये भारतीय टीम की जीत का फॉर्मूला जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो ये 2 बल्लेबाज अपना काम कर चुके हैं, अब गेंदबाजी में वो काम करना है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से शुरुआत दिलाएंगे, उसके बाद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये किस तरह से इंग्लिश बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं, यह सब कुछ देखने वाला रहेगा। तो चुनौतियां इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी, 350 रन का लक्ष्य हासिल करना है। रास्ते में उसके सामने चुनौती पेश करेंगे इस वक्त दुनिया के सबसे शानदार गेंदबाज कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह, और उनका साथ देंगे प्रसिद्ध कृष्णा और साथ ही साथ मोहम्मद सिराज। शार्दुल ठाकुर भी आपको ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे, और पिछले पारी में जिस तरह से उनसे गेंदबाजी कराई गई, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इस पारी में उन्हें और मौका दिया जाएगा। कुल मिलाजुलाकर अगर आप देखें, इंग्लैंड की जो साख है पिछले कुछ समय की, अगर उसको आप भूल जाएं तो आप आंख मूंद कर कह सकते हैं कि भारतीय टीम इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है इस टेस्ट मैच के। लेकिन
सावधानी में ही सुरक्षा है जो कहा जाता है। अगर आप इंग्लैंड की टीम का जो ब्रांड क्रिकेट है इस वक्त का उसको देखें तो आप कहेंगे कि भारतीय टीम को शुरुआत में कुछ विकेट निकालने पड़ेंगे, इसके बाद फिर वो दबाव जो है वो भारतीय टीम के गेंदबाजों के काम आएगा इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट करने में। बावजूद इसके टीम इंडिया को क्यों रहना होगा सावधान, कुछ पॉइंटर्स आपके स्क्रीन पर रखते हैं जिससे ये कहानी और साफ हो जाएगी। टीम इंडिया को क्यों रहना होगा सावधान, इसका जवाब देखिए, 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इंग्लिश टीम बेसबॉल ब्रांड की क्रिकेट खेलती है, यानी लगातार विकेट गिरते रहे लेकिन उनकी आक्रामकता कम नहीं होती। इससे होता क्या है कि मान लीजिए अगर पहले विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप मिल गई या दूसरे विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई तो फिर वो जो विरोधी टीम का कप्तान होता है, यानी इस मैच के संदर्भ में बात करें तो शुभमन गिल के लिए फिर ये सोचना बड़ा मुश्किल होगा कि वो अटैकिंग फील्ड लगाएं या फिर वो सेफ साइड में जाएं, डिफेंसिव फील्ड लगाएं, और यहां पर आकर जो टीम चेस कर रही है वो फायदा उठाती है। बेन डकेट, हैरी ब्रूक और बेन स्टोक तेजी से रन जोड़ते हैं ये तीनों ही खिलाड़ी। इन तीनों ही खिलाड़ियों का जो रेट होता है, इकोनॉमी रेट होता है, वो अगर आप देखेंगे, स्ट्राइक रेट जो होता है अगर आप देखेंगे तो वो बहुत शानदार रहता है। बावजूद इसके कि ये टेस्ट मैच चल रहा है, इनकी जो बल्लेबाजी है वो वनडे मार्का देखने को मिलती है। अगर आप पूरी टीम की बल्लेबाजी की बात कर लें तो ये भी आंकड़ा आपके सामने है। पहली पारी में इंग्लैंड ने 4.61 के रन रेट से रन जोड़े थे, तो ये बड़ा दिलचस्प है। आज अगर आप देखें, आज के खेल को देखें, 90 ओवर का खेल होना है, 350 रन चाहिए, यानी अगर लगभग 4 का रन रेट चाहिए इंग्लैंड की टीम को, अगर वो 4 के रन रेट से रन बनाती है तो फिर वो इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है, क्योंकि वो पहले ही 4.61 के रन रेट से रन्स जोड़ चुके हैं। लेकिन तब और अब में जो फर्क है वो फर्क ये है कि अब उसके ऊपर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का दबाव है। और भूलिएगा नहीं, पहली पारी में हमने कल के शो में आपको बताया भी था किस तरह से जो कैचेस छूटे उसकी वजह से भारतीय टीम को 190 रन का नुकसान हुआ था, यानी उन खिलाड़ियों को जिनको जीवन दान मिला उन्होंने 190 रन जोड़ दिए थे। अब अगर इंग्लैंड की पहली पारी में से वो 190 रन हटा दिए जाएं तो अभी भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीतने की सूरत में होती। खैर, अभी जो स्थिति है उस पर बात करते हैं। ऑली पोप और जो रूट ये लंबी पारियां खेलने में माहिर हैं, ये दोनों अच्छे टेस्ट के स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, और इसीलिए जो हम बात बार बार समझा रहे हैं कि अगर एक खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में अपने रन्स करता रहा और उसके साथ साथ ऑली पोप या जो रूट जैसा एक खिलाड़ी क्रीज पर डटा रहा तो फिर भारतीय गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी चुनौती होने वाली है। लेकिन हाँ, चौथी पारी का दबाव, इस दबाव को भारतीय टीम किस तरह से कैपिटलाइज करती है, किस तरह से शुभमन गिल अपनी कप्तानी में किस तरह का फील्ड सेट करते हैं, किस तरह से उन्हें जो टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं, किस तरह से जो फास्ट बॉलर्स की तिकड़ी है उनके पास वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, ये सब कुछ देखना होगा। कुल मिलाजुलाकर जो पहले घंटे का खेल है आज मैच के आखिरी दिन, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, और कहीं ना कहीं इस बात के संकेत को देने वाला भी है कि नतीजा किस तरफ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टीम इंडिया की। टीम इंडिया ने किस तरह से दूसरी पारी में भी अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ा सा चिंता देने वाली है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले बता देते हैं आपको कि दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 364 रन बनाए। ये एक बड़ा स्कोर है, क्योंकि जिस तरह से पिच में बीच बीच में गैप दिखाया जा रहा था, जिस तरह से दरारें दिखाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद दिक्कत होगी, लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल ने शानदार शतक जड़े। ऋषभ पंत ने 140 गेंद पर 118 रन बनाए। लीड्स में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। आपको याद होगा पहली इनिंग में भी उन्होंने शतक लगाया था। इसके अलावा केएल राहुल ने 247 गेंद पर 137 रन बनाए। एक टिपिकल टेस्ट मैच की इनिंग केएल राहुल के बल्ले से निकली, जिसको कहा जाता है कि टेस्ट मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी आपको करनी चाहिए वो बल्लेबाजी करके उन्होंने दिखाई। ऋषभ पंत का तो अपना एक स्टाइल है, वो उसी स्टाइल से खेले, लेकिन केएल राहुल ने शानदार धैर्य संयम के साथ बल्लेबाजी की, और यही नतीजा है कि जो वार्म अप मैच में उनकी अच्छी फॉर्म थी उसी फॉर्म को उन्होंने कंटिन्यू किया। यहाँ पर भी पहली इनिंग में अगर आपको याद हो 42 रन बनाकर आउट हो गए थे। थोड़ा सा एक गलत शॉट लग गया, और मतलब आप ये समझिए कि जैसे कहते हैं ना कि आपने पहली बार गलती की और वहीं पर दबोच लिए गए, वहीं पर पकड़ लिए गए, तो वो दिक्कत आई, वरना वहाँ भी वो अच्छे टच में नजर आ रहे थे। अब जो हम लगातार इस अपने शो पे चर्चा करते हैं कि जब आपकी टीम में रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसे दो बड़े बल्लेबाज ना हो जिन्होंने पिछले करीब
डेढ़ दशक तक भारतीय टेस्ट टीम को संभाला है, उसकी बल्लेबाजी के केंद्र में रहे हैं। अगर वो दो नाम नहीं हैं तो फिर बड़ी भूमिका हो जाती है केएल राहुल की, और वो इस बड़ी भूमिका में नजर आए। लेकिन जो चीज़ मैं बार बार इशारा कर रहा हूं कि क्या निराशा हाथ लगी, अगला अपडेट आपको दिखाते हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किस तरह पहली पारी की तरह ही दूसरी पारी में भी पुछल्ले बल्लेबाजों ने निराश किया। आखिरी के 6 विकेट सिर्फ 31 रन पर गिर गए, और ये चिंता की बात है, कहीं ना कहीं आपको ये परेशान कर सकता है। 4 खिलाड़ियों ने दहाई का आंकड़ा तक नहीं छुआ। आखिरी के जो 3 बल्लेबाज थे वो भारत के खाता तक नहीं खोल पाए, और ये 3 बल्लेबाज थे सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। ये तीनों ही शून्य पर आउट हो गए। अगर आप याद करेंगे इंग्लैंड की टीम को, तो इंग्लैंड की टीम जो 450 रनों के आसपास पहुंची, उसमें अगर आप उनका स्कोर कार्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि 350 रनों के आसपास उनकी टीम के 5 विकेट गिर चुके थे, यानी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन उसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उन्होंने रन्स जोड़े। यहाँ पर बड़ी बारीक सी लाइन है, अगर आप देखिए, कहने को भारत का स्कोर कम नहीं है, 350 रन अभी भी चाहिए, तब जबकि 21 रन उन्होंने बना लिए हैं, और पहली पारी में 6 रन की बढ़त भी थी। लेकिन अगर यहां पर आप किसी ओल्ड स्कूल थॉट वाले से बात करेंगे ना, वो कहेगा नहीं 400 रन होने चाहिए थे, क्योंकि 400 रन का जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो अलग होता है, और वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। ये जो बात के 31 रन पर 6 विकेट गिरे हैं, अगर इसमें से गेंदबाजों ने, जो पुछल्ले बल्लेबाजों की भूमिका में थे, अगर 5-5, 10-10, 12-12, 15-15 रन का भी कंट्रीब्यूशन दिया होता तो भारतीय टीम अभी और ज्यादा मजबूत स्थिति में होती। और थोड़ी देर पहले आप याद कीजिए, जब हम बात कर रहे थे रन रेट से, किस रन रेट से इंग्लैंड ने रन्स किए हैं, पहली पारी में 4.5 से ज्यादा के, अभी उनको 4.5 नहीं चाहिए, अभी उनको सिर्फ 4 रन चाहिए। लेकिन अगर अभी आपके पास 400 रन होते तो फिर इंग्लैंड के ऊपर कहीं ना कहीं वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर भी होता। हालांकि चौथी पारी 350 रन कम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत बारीक लाइन है, 400 होते तो शायद मनोवैज्ञानिक दबाव और ज्यादा होता। और अगर पिछले 2 दशक में भारतीय टीम के जो कप्तान रहे हैं, चाहे सौरव गांगुली रहे हों और सौरव गांगुली के बाद के जितने कप्तान रहे हैं, उसमें कई कप्तानों ने पुछल्ले बल्लेबाजों को अलग से इस बात पर जाकर कहा है, उनको समझाया है कि आपको अपने विकेट की कीमत लगानी होगी, आपको अपना विकेट फेंक कर नहीं आना है। आप अगर 5 रन जोड़ते हैं और सामने वाला खिलाड़ी भी 5 रन जोड़ता है तो स्कोर बोर्ड पर 10 रन जोड़ते हैं, और कई बार ये 10-10 रन, 20-20 रन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासतौर पर इस तरह के टेस्ट मैच में जहां अभी तक पिच जो है वो ऐसा खेल रही है कि रन्स बन रहे हैं उस पर। ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं आ रही है बल्लेबाजों को। हाँ, आपको अपनी बल्लेबाजी की जो बुनियादी बातें हैं उनका ध्यान रखना होगा। चलिए आपको और ये बताते हैं कि आखिर इतना कुछ अगर बताया ऐसा जिससे लग रहा है कि नहीं इंग्लैंड बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में, तो यही बता देते हैं कि ऐसा नहीं है। लीड्स टेस्ट में जो मैदान है वहां पर अभी तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब 350 से ज्यादा रन का लक्ष्य जो है चेज हुआ है, और वो भी तब, एक बार तो आज से लगभग 70 साल पहले, बल्कि लगभग 80 साल पहले कहना चाहिए, जब 1948 में ऑस्ट्रेलिया ने 404 रन का लक्ष्य हासिल किया था। 6 साल पहले भी जरूर ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड ने 359 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया था इसी मैदान में, और उस मैच में बेन स्टोक्स की जो पारी थी वो कमाल की थी। अकेले दम पर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी। उस मैच में उन्होंने 219 गेंद पर 135 रन बना दिए थे। विश्व क्रिकेट में अगर बेन स्टोक्स का जो दबदबा है, जो जलवा है, जो नाम है, साख है, कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच का उनके करियर में बहुत बड़ा योगदान है। जब विकेट के एक छोर से लगातार खिलाड़ी आउट हो रहे थे, विकेट गिर रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स ने अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाई, डटे रहे, और फिर वो जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की और सिर्फ 1 विकेट से जीत मिली थी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 2 बार ऐसा हुआ जरूर है कि लीड्स के मैदान में 350 से ज्यादा रन चेज हुए हैं, लेकिन आप अंतराल सोचकर देखिए, एक लगभग 7-8 दशक पहले 1948 में, जिसका जिक्र हमने किया, और दूसरे को भी अब ठीक ठाक समय बीत चुका है। तो कोशिश यही होगी भारतीय टीम को कि अब जो है ये तीसरी बार ये इतिहास ना दोहराया जाए, बल्कि तीसरी बार ये जो बहुत अच्छा खासा स्कोर है 350 का, इसको चेस करने से इंग्लिश टीम को रोक लिया जाए। और भारतीय टीम के पास भी एक बड़ा मोटिवेशन है। भारतीय टीम के पास जो मोटिवेशन है वो आपको हम अगले अपने स्पोर्ट्स अपडेट में दिखाते हैं। 23 साल बाद भारतीय टीम के पास ये मौका है कि वो यहां पर लीड्स के मैदान में जीत हासिल कर सकती है। 2002 में लीड्स में भारत ने इंग्लैंड को हराया था। गांगुली की कप्तानी में भी, थोड़ी देर पहले ही हम लोग सौरव गांगुली का जिक्र कर रहे थे, और सौरव गांगुली की कप्तानी में उस मैच में
भारत को जीत मिली थी और उसमें राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने शतक जड़ा था। गिल के पास भी बतौर टेस्ट कप्तान पहले मैच में जीत हासिल करने का मौका होगा और अगर वो ये जीत हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक शतक जड़ चुके हैं इस मैच में और उसके अलावा उनको जब कप्तानी दी गई तो उनके पक्ष में हमेशा ये बात कही गई कि साहब अभी बहुत यंग हैं और इसीलिए उनको कप्तानी दी गई है कि कम से कम एक दशक तक अपनी अगर लीडरशिप स्किल अगर उनके अंदर है, अगर उसको वो अच्छी तरह से दिखाते हैं, पेश करते हैं, तो एक दशक तक आपको कप्तानी को लेकर नहीं सोचना है। तो शुभमन गिल के पास एक बहुत शानदार मौका है कि वो अपने बतौर कप्तान अपना पहला ही टेस्ट मैच वो भी भारत से बाहर जाकर जीते। बड़ी बात हो जाती है, बड़ी उपलब्धि हो जाती है और उसमें उनका शतक भी हो तो फिर ये उपलब्धि और ज़्यादा चमकती दमकती दिखाई देती है। बाकी जो ये 23 साल पहले का हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी कहानी बता देते हैं। जब ये मैच शुरू हुआ और भारत की तरफ से शतक लगे पहली पारी में, तो सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि उनको याद आ गया इस मैच को देखकर, सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा कि किस तरह 2002 में उन्होंने द्रविड़ ने और गांगुली ने शतक लगाया था और भारतीय टीम वो टेस्ट मैच जीती थी। तो उस पर सौरव गांगुली ने भी रिएक्ट किया और सौरव गांगुली ने लिखा कि हाय चैंपियन, उस मैच में 3 लोगों ने शतक लगाया था, मुझे याद है इस मैच में हो सकता है 4 खिलाड़ी शतक लगा दे क्योंकि अभी करुण नायर का आना बाकी है। हालांकि करुण नायर रन्स नहीं कर पाए पहली पारी में, दूसरी पारी में भी कुछ बहुत खास रन नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच को लेकर, इस जीत को लेकर, जो 22 साल पुरानी जीत है उसको लेकर ठीक ठाक बज़ भारतीय टीम के पुराने खिलाड़ियों में भी है, उन खिलाड़ियों में जिन्होंने 22 साल पहले यह कारनामा किया था। निश्चित तौर पर उसका हिस्सा थे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, तो वो उसको उन्होंने याद किया है। अब बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की, क्योंकि ऋषभ पंत ने इस टेस्ट मैच में जो किया वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अभी तक हुआ ही नहीं था। ऋषभ पंत ने कारनामा क्या किया? ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विदेश में एक टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले वो पहले विकेट कीपर बन गए। इसके अलावा इंग्लैंड में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। लीड्स में पहली और दूसरी पारी में उन्होंने शतक लगाया। पहली पारी में 134 रन और दूसरी में 118 रन उन्होंने बनाए। हालांकि भारतीय क्रिकेट का जब आप इतिहास खंगालेंगे तो उसमें आपको कई नाम ऐसे मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि खिलाड़ियों ने दोनों ही पारियों में टेस्ट मैच की शतक लगाया है, लेकिन एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर वो भी लीड्स के मैदान में इस कारनामे को करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। बड़ा चर्चा है सोशल मीडिया में कि किस तरह से गावस्कर ने उनसे कहा कि वो समर सॉल्ट जो करते हैं शतक बनाने के बाद वो फिर से करें, और ऋषभ पंत ने उनको इशारों में कहा कि नहीं, वो अब अगली बार करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं इंग्लिश टीम के लिए चेतावनी भी है कि पहले टेस्ट मैच में 2 शतक दोनों पारियों में लगाने के बाद अभी वो इंतजार में है कि इस सीरीज में अभी वो और शतक लगाएंगे। तो ये इंग्लिश टीम के लिए बड़ी चेतावनी है, बड़ी वार्निंग है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऋषभ पंत अभी से कुछ हफ्ते पहले आईपीएल में बुरी तरह से फ्लॉप चल रहे थे। उनकी टीम शुरुआत में अच्छा कर रही थी, लेकिन बाद में टीम भी अच्छा नहीं कर रही थी। सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी थे, करोड़ों रुपए उनको दिए गए थे और उसके बाद जो है रन्स नहीं बन रहे थे। लेकिन उसके बाद आखिरी मैच में, आईपीएल की बात कर रहा हूं, आखिरी मैच में उनके बल्ले से शतक निकलता है और फिर वो उसी कॉन्फिडेंस को लेकर इस स्टोर पर जाते हैं और वहां पर उन्होंने जो कमाल किया है, जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उस बल्लेबाजी की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में हो रही है। एक और कारनामा उन्होंने किया, वो भी आपको दिखाते हैं इस अपडेट में, तो फिर समझ में आएगा कि आखिर इस उपलब्धि के मायने क्या हैं, इस उपलब्धि को क्यों इतना बड़ा बताया जा रहा है। विदेश में टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज के लगातार 50 से ज्यादा रन का जो स्कोर है बनाने वाले वो बल्लेबाज हो गए हैं। इंग्लैंड में उनके 5 अर्धशतक हो गए हैं। इससे पहले संजय मांजरेकर और विश्वनाथ के भी 5 अर्धशतक थे। सेना यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिसको सेना कंट्रीज कहते हैं, वहां पे शतक और अर्धशतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर हो गए। तो ऋषभ पंत, जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, लगातार उनकी फॉर्म को लेकर चर्चा हो रही थी कुछ हफ्ते पहले तक, क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बड़ी ऊंची कीमत देकर उनको आईपीएल में अपनी टीम में रखा गया था और वहां पर उनकी टीम भी अच्छा नहीं कर पाई, प्लेऑफ भी नहीं क्वालिफाई कर पाई और उसके अलावा उनके बल्ले से रन भी नहीं निकले। पूरा का पूरा सीजन निकल गया था और वो 200 रनों के भीतर संघर्ष कर रहे थे। कुल रनों के, पूरे सीजन में कुल रनों की बात हो रही है, जहां खिलाड़ियों ने 600 से ज्यादा रन बनाए। तो वहां पर उनकी फॉर्म को लेकर जो चिंता थी वो बड़ा परेशान करने वाली थी कि अगर इंग्लैंड में नहीं चला उनका बल्ला तो फिर भारतीय टीम दिक्कत में आ जाएगी। लेकिन वो जो आखिरी आईपीएल के आखिरी लीग मैच में उनके बल्ले से
शतक निकला और उसके बाद जो उन्होंने वो समरसॉल्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ पर आपने देखा लीड्स में किस तरह से पहली पारी में उन्होंने शतक लगाया और दूसरी पारी में जब लगातार कमेंट्री के दौरान ये चर्चा हो रही थी कि इस विकेट पर बल्लेबाजी करना मुश्किल होता जा रहा है, ऋषभ पंत ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा मुश्किल क्या मुश्किल, मेरी जो बल्लेबाजी का स्टाइल है उसी स्टाइल को फॉलो करूंगा। और यही वजह है कि आज अगर पूरी क्रिकेटिंग दुनिया में इस वक्त अगर चर्चा हो रही है तो ऋषभ पंत की इस कामयाबी की हो रही है। विकेट कीपर बल्लेबाज पहले भारतीय लीड्स में लगातार 2 पारियों में टेस्ट शतक। अब आते हैं एक और शतकीय पारी खेलने वाले केएल राहुल पर बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ना सिर्फ शतक लगाया बल्कि उन्होंने शतक के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी कही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता देते हैं आपको किस तरह से उन्होंने जो शतक लगाया वो उनका पहला शतक है लीड्स के मैदान पर। इंग्लैंड के लीड्स में ये उनका पहला टेस्ट शतक है। 202 गेंदों में उन्होंने शतक लगाया। टेस्ट करियर का ये उनका 9वां शतक है। केएल राहुल ने 2023 के बाद पहला टेस्ट शतक लगाया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है उनके लिए, उनके करियर के लिए। और लगातार वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब वार्म अप मैचेस में गए थे वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा किया और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की और बहुत ही संयमित, बहुत ही संभली हुई बल्लेबाजी। जिस तरह की बल्लेबाजी की वहाँ पर ज़रूरत थी वो बल्लेबाजी, वो जिम्मेदारी केएल राहुल की बल्लेबाजी में दिखाई दी। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं उन्होंने कहा क्या, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प बात है। जब इस शतक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना बैटिंग पोजीशन अब याद नहीं है, पिछले कुछ साल से मैं अपनी बल्लेबाजी की पोजीशन को भूल गया हूँ, मुझे दी गई अलग अलग जिम्मेदारियों को लेकर मैं खुश हूं, ये रोमांचक है, इसके लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होती है, मैं खुद को चुनौती भी देता हूं। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं, मुझे इसमें मज़ा भी आता है। तो केएल राहुल बड़े ही सीजन खिलाड़ी हैं। हम लोग लगातार ये चर्चा करते रहे हैं कि किस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर टीम में नहीं हैं तो आपको बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल की क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से उन पर निगाहें टिकी रहती हैं भारतीय फैंस की। एक समय था जब केएल राहुल तीनों ही फॉर्मेट में, यानी टेस्ट, वनडे और T20 तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम का नियमित हिस्सा थे। उनको अगले कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा था, ये भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी बदली, समीकरण बदले, उनकी फॉर्म भी बीच में थोड़ी डिप हुई और यही वजह है कि आज इस वक्त जब कप्तानी को सोचना जाना था तो उनकी जगह शुभमन गिल को इसको कमान सौंपी गई, क्योंकि केएल राहुल में कहा जाए तो ये मान के चला जा सकता है कि जो क्रिकेट है अब वो 3-4 साल है, तो कम से कम ये जो साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो तो पूरा खेलेंगे ही खेलेंगे। और इसीलिए उनका फॉर्म में आना, उनका इस अंदाज में बल्लेबाजी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भारतीय टीम के लिए जो उन्होंने शुरुआत की है। और बड़ी बात कई बार ये भी होती है कि अगर आप किसी बड़े दौरे में, और ये सीरीज़ जो है बड़ी सीरीज़ है क्योंकि इसमें 5 मैचेस खेले जा रहे हैं, लगभग 2 महीने तक सीरीज़ चलेगी। अगर आप पहले मैच में इस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं जहां पहली पारी में आपका 42 रन आपके बल्ले से निकलते हैं और दूसरी पारी में शतक निकलता है, तो फिर उसका विश्वास, उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस आपके साथ पूरी सीरीज़ में रहता है। भारतीय क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर भी आई, नहीं रहे दिलीप दोषी। 22 दिसंबर 1947 को उनका जन्म हुआ था और 23 जून 2025 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इंग्लैंड में ही रहते थे कई बरस से। आपको उनका आज की पीढ़ी जो शायद अगर परिचित ना हो तो बता दें कि भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान क्या था। भारत के लिए उन्होंने 33 टेस्ट मैच खेले और 15 वनडे मैच खेले। दिलीप दोषी ने टेस्ट मैच में 114 विकेट लिए। बाएं हाथ के दिग्गज स्पिनर्स में वो शुमार रहे। पिछले कई बरस से वो वहाँ इंग्लैंड में ही रहते थे और कल रात ये दुखद खबर आई जब उनका निधन हुआ। लगभग 77 साल उनकी उम्र थी और आज तमाम बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने, भारतीय क्रिकेट के बड़े जो नाम हैं, उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि के स्वरूप अपनी अपनी बात, अपनी अपनी यादें उनके साथ रखी हैं। अगर आपको लग रहा है कि
33 टेस्ट मैचेस ही क्यों खेल पाए, तो ये बताना ज़रूरी है कि ये वो दौर था जब बिशन सिंह बेदी भारतीय टीम में खेलते थे और हर कप्तान के लिए जो है, खुद कप्तान भी रहे बिशन सिंह बेदी, और जब वो किसी की कप्तानी में खेले तब भी प्रायोरिटी होती है, वो शायद रहे प्रायोरिटी में, और इसीलिए दिलीप दोषी को जो है 33 टेस्ट मैच ही खेलने का मौका मिला। लेकिन अगर आप उस दौर की क्रिकेट को देखेंगे, उस दौर के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके खेल, उनके योगदान पर बातचीत करेंगे, तो पता चलेगा कि दिलीप दोषी के अंदर वो टैलेंट था, वो योग्यता थी कि वो 100 टेस्ट मैच भी खेलते तो कम ही होते, क्योंकि बड़े ही कमाल के गेंदबाज, बहुत ही शानदार खिलाड़ी। लेकिन दुखद रहा जिस तरीके से ये खबर आई कि 77 साल की उम्र में उनका निधन हुआ दिल का दौरा पड़ने से। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,